मिला नहीं मुझे। तो इसमें ये इस तरीके की परिभाषा दी गई थी, अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार करना, अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार करना या अपराध का गठन करने वाले सार्वजनिक तथ्यों को स्वीकार करना समस्वीकृति है। और पलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1952 सुप्रीम कोर्ट जो है, इसमें पीबी काउंसिल द्वारा दी गई जो समस्वीकृति की परिभाषा है उसका सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदन किया था। और एक बात और कही थी कि समस्वीकृति का पूरा कथन है वो साक्ष्य में स्वीकार किया जाना चाहिए या उसको है वो अस्वीकार किया जाना चाहिए। पलविंदर कौर वाले जो केस था इसमें फैक्चुअल पोजीशन कुछ इस तरीके की थी, पलविंदर कौर और उसके पैरामाउंट ने मिलकर जो पलविंदर कौर के हस्बैंड थे उनकी है वो पॉइजन देके और डेथ कॉज कर दी। उसके बाद उसको जो है एक बक्से में डाल के और कुएं में फेंक दिया। फिर 24 आवर्स में जब पलविंदर कौर अरेस्ट हुई, जब डाउट की सुई उस तरफ आई, तो गिरफ्तारी के बाद उसने एक स्टेटमेंट दिया। उसमें ये नहीं बोला कि उसने अपराध किया है, उसने कहा कि मेरा पति जो है वो पेंटिंग का या चित्रकारिता का शौकीन था और वो एक स्पेसिफिक प्रकार का है वो क्या कहना चाहिए रसायन है वो रखता था और वो बीमार भी था, एक मेडिसिन या दवाई लेता था और बाय मिस्टेक उसने मेडिसिन के स्थान पर उस केमिकल को ले लिया और जिससे उसकी डेथ कॉज हो गई। जब डेथ कॉज हो गई तो उसके है वो हाथ पैर है वो कांपने लगे और मैंने और वो दूसरा पैरामाउंट जो था उन्होंने दोनों ने मिलकर उसकी डेथ बॉडी को कुएं में डाला। मींस उसका 201 आईपीसी का तो कन्फेशन था, डिसअपीयरेंस ऑफ द एविडेंस, साक्ष्य को विलोपित करना, बट डेथ कॉज करना या मृत्यु कारित करना जो है या मर्डर जो किया उन्होंने उसका कन्फेशन नहीं था। उसमें उस पति के गले ही डाल दी ये बला कि साहब वो पेंटिंग का शौकीन था, केमिकल रखता था और उसने केमिकल के स्थान पर है वो मेडिसिन के स्थान पर केमिकल ले लिया। अब इस स्टेटमेंट में क्या हुआ कि उसका पहले वाली सारी कहानी डेथ होने तक की ये तो क्या है एक्सकल्पेटरी है और डेथ होने के बाद जो डेड बॉडी को जो रिमूव किया गया उनके द्वारा या कुएं में डाला गया ये इनकल्पेटरी पोर्शन था। यदि इस पूरे कन्फेशनल स्टेटमेंट को हटा दिया जाए उस पत्रावली से तो पीछे और कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस नहीं थी, तो इसलिए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके वो एक्विटल होगी। और लॉ पॉइंट इसमें जो ये कहा कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट में पिक एंड चूज नहीं कर सकते, पूरा कथन या तो आपको साक्ष्य में स्वीकार करना होगा या पूरा कथन आपको अस्वीकार करना होगा, इधर एडमिट्स द होल स्टेटमेंट और रिजेक्ट द होल स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कर सकते कि जो इनकल्पेटरी पार्ट है उसको आप एविडेंस में स्वीकार कर लो और एक्सकल्पेटरी पार्ट को है वो रिजेक्ट कर लो। ये बात पलविंदर कौर में कही गई थी, बट वो बाद में निशिकांत झा वाले जजमेंट में क्या हुई, पार्टली ओवर रूल हो गई कि सामान्य नियम तो यही है, बट एक्सेप्शनली यदि उस इनकल्पेटरी पार्ट का अदर रिलायबल एविडेंस से कोरोबोरेशन हो जाता है तो उस इनकल्पेटरी पोर्शन को है वो एविडेंस में एडमिट किया जा सकता है। यस, देन अपन उस पे आते हैं संक्रिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1978 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। इसमें क्या अभिनिर्धारित किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मुकरी हुई समस्वीकृति के संदर्भ में? न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मुकरी हुई समस्वीकृति में संपुष्टि करना है वो आवश्यक है, उसकी संपुष्टि होनी आवश्यक है और दो कसौटियां बताई इसके अंदर या दो टेस्ट या परीक्षण बताए कोर्ट ने। पहली, और यह भी कहा कि यदि फर्स्ट जो टेस्ट या कसौटी है वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर दूसरी कसौटी लागू ही नहीं होगी, उसका प्रश्न ही नहीं उठेगा दूसरी कसौटी का। न्यायालय ने समस्वीकृति का मूल्यांकन करने की व्यापक पद्धति का संकेत दिया और यह कहा कि न्यायालय को ध्यान से वो परीक्षा करनी चाहिए, किसकी? समस्वीकृति की। न्यायालय को समस्वीकृति की, कन्फेशन की है वो केयरफुली एग्जामिन करना है, ध्यानपूर्वक है वो उसकी परीक्षा करनी है और आसपास की परिस्थितियां, मामले की जो संभावना है उनके प्रकाश में, उनकी लाइट में, उनके आलोक में जो है जो शेष साक्ष्य है उसके साथ उसकी है वो तुलना की जानी चाहिए। और यदि ऐसी परीक्षा तो कन्फेशन की
और कंपैरिजन अदर एविडेंस के साथ, अदर सर्कमस्टांसेस के साथ, अदर पॉसिबिलिटीज के साथ। ऐसी परीक्षा और तुलना करने पर समस्वीकृति घटनाओं की संभावित सूची है वो प्रतीत होती है, या संभावित परिणाम है वो प्रतीत होती है, कनेक्शन बैठ रहा है उसका, और वो स्वाभाविक रूप से शेष साक्ष्य और आसपास की परिस्थितियों के साथ सही बैठती है, फिट बैठती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो नेक्स्ट स्टेज है वो आएगा समस्वीकृति का जो है वो मूल्यांकन के लिए। उसके बाद सेकंड कसौटी लागू होगी। और यदि ये पहली कसौटी कंप्लीट नहीं होती है, पहला टेस्ट ही फिलफिल नहीं होता है, वो फिट ही नहीं बैठ रही है रेस्ट ऑफ एविडेंस के साथ या सर्कमस्टांसेस के साथ, तो सेकंड टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, वो इनएडमिसिबल हो जाएगी। सेकंड टेस्ट में ये देखना है कि क्या ये समस्वीकृति जो है वो पूर्ण रूप से स्वैच्छिक थी, और दूसरी बात ये देखनी है क्या ये सत्य और विश्वसनीय है, ट्रू एंड रिलायबल है एंड वॉलेंट्री है। इन दोनों बातों को है वो देखा जाएगा सेकंड टेस्ट के अंदर। ये ट्विन टेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर है वो एक्सप्लेन किया। ये निकाराम बनाम स्टेट ऑफ एचपी 1972 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें भी नटसेल में यही कहा कि मुकरी हुई जो समस्वीकृति क्या है, कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है और जिसकी अन्य साक्ष्य से संपुष्टि आवश्यक है। ऐसा प्रीलिम्स का आपका पेपर है या एपीओ का पेपर है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। केस का नाम भी पूछा जा सकता है, शंकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान या निकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ एचबी, और बिना केस का नाम लिए भी व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द रिट्रैक्टेड कन्फेशन, मुकरी हुई समस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है, तो इस पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। और पहले पूछे भी गए हैं, पुराने पेपर्स आप देखोगे तो आपको दो बातें याद रखनी, एक तो ये वीक एविडेंस है एंड मस्ट रिक्वायर्ड द कॉरबोरेशन बाय अदर रिलायबल एविडेंस। हाँ, वो जनरल बात तो पहले कह दी ना कि ये वीक है और कोलैबोरेशन होनी चाहिए, और उसके बाद ये कहा कि ये आपको दो टेस्ट भी है वो देखने हैं। वो कन्फेशन के संदर्भ में, केवल रिट्रैक्टेड के संदर्भ में नहीं कहा है, इन जनरल कहा है कन्फेशन के संदर्भ में। यस, ये जजमेंट अपन ने डिस्कस कर दिया था, साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1966। समस्वीकृति का कथन किसी विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष किया जाना आवश्यक नहीं है, स्वयं को किया गया कथन या अकेले में बड़बड़ाना भी, अकेले में भी बड़बड़ाना भी बड़बड़ाना क्या, मैंने उसका है वो नाश कर दिया है आज, या उसको है वो ठिकाने पहुंचा दिया, या इस तरीके की कोई बात जिसमें अपराध किया जाना बड़बड़ाए, तो वो अकेले में बड़बड़ाना भी जो है वो कन्फेशन की कैटेगरी में आ सकता है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया जाए ऐसा नेसेसरी नहीं है, सामान्यतः पर्टिकुलर पर्सन या किसी अदर पर्सन को ही होता है, बट एक्सेप्शनली वो यदि क्या है इंग्लिश में इसमें मूमिंग, ममिंग, मटरिंग alone is also considered the confession, not required to address to the particular person. तो अकेले में बड़बड़ाना भी है वो समस्वीकृति माना जा सकता है या समस्वीकृति है। बड़बड़ाने में कहना क्या जरूरी है, अपराध का किए जाने की बात आनी जरूरी है। बड़बड़ाने का मतलब ऐसे ही कोई बकरा है तो वो कन्फेशन नहीं होगा, अपराध किया है उसने ऐसी कोई बात आनी चाहिए। यस, ये प्राधिकारवान व्यक्ति का जो अर्थ है ये हिंदी में कल था नहीं, अपन जब पढ़ रहे थे तब, इसको नोट कर सकते हैं आप। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी स्थिति को या पद को धारण करता है जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है, वो क्या कहलाता है, वो प्राधिकारवान व्यक्ति कहलाता है। और क्या उदाहरण हो सकते हैं प्राधिकारवान व्यक्ति के, पुलिस अधिकारी हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है, अभियोजन अधिकारी हो सकता है, आयकर अधिकारी आदि हो सकते हैं।
यस, सेक्शन 25 में भी कुछ इंटरप्रिटेशन हिंदी में मैंने ऐड किया है। कौन पुलिस अधिकारी नहीं है सेक्शन 25 के अर्थ में, लाइक रेलवे सुरक्षा बल जो है ये पुलिस अधिकारी नहीं है, होमगार्ड ये भी धारा 25 के अर्थ में है, वो पुलिस अधिकारी नहीं माने जाते, और कस्टम अधिकारी भी सामान्यतः धारा 25 के अर्थ में पुलिस अधिकारी नहीं माने जाते। बट जब आबकारी निरीक्षक जो है, एक्साइज इंस्पेक्टर, जब वो दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी के अध्याय 12 के अंतर्गत वो आयु की शक्तियों का प्रयोग करता है, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के वो शक्तियों का प्रयोग करता है, तो वो धारा 25 के अर्थ में क्या है, पुलिस अधिकारी है। ये सारे अपन ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। यस, नेक्स्ट वी स्टार्ट द सेक्शन 26 ऑफ द एविडेंस एक्ट। What provided under section 26? What is the title or heading of the section 26? Confession by accused while in custody of police not to be proved against him. Confession by the accused while in custody of police not to be proved against the accused, inadmissible in evidence against the accused. No confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer, unless it be made in the immediate presence of the magistrate, shall be proved as against the person. The general rule is that confession is made by the accused in the custody of the police officer is inadmissible against the accused, shall not be proved against the accused as per section 26 of the Evidence Act. The police custody is wider than the statement made to the police, but there is an exception if the confessional statement during the police custody made in the immediate presence of the magistrate, it is admissible in evidence, it may be proved against the accused as per the section 26 of the Evidence Act. Immediate presence of the magistrate means the confessional statement made under section 164 of the CRPC or the any other provision, especially 164 CRPC. After then there is an explanation. The magistrate, in this section the magistrate does not include the head of a village, discharging the magisterial function in the presidency of the Fort George or elsewhere, unless the such headman or the head of a village is a magistrate exercising the power of a magistrate under the Code of Criminal Procedure 1882. Why 1882? It is the old criminal procedure code. Now we can say that the Code of Criminal Procedure 1973. At the time of the adding this explanation under section 26, the law enforced in respect of the criminal procedure, the Criminal Procedure Code 1882. Head of the village which discharge the magisterial function under the presidency of the Fort George or the elsewhere is not a magistrate under section 26 of the Evidence Act. If the concerned head of the village exercising the magistrate's power conferred under the CRPC, then that headman considered as a magistrate for the purpose of the section 26 of the Evidence Act. Emperor versus Jaggia 1938 Patna High Court. What was held by the Patna High Court in this case? That the word custody in section 26 or 27 Evidence Act does not mean the formal custody, but includes the such state of the affairs in which the accused can be said to have come into the hands of the police officer or can be said to have been under the some sort of the surveillance or the restriction. Indirectly, the police custody term is defined, explained in this judgment
Police custody means the control of police over the accused, even exercise in home, open place, or the journey is police custody, and not necessarily in the walls of the prison. But the mere temporary absence of the policeman will not terminate his custody. By the temporary absence of the police officer is not seizes the police custody. Police custody considered the continue existed in that case also. R versus Lester 1895. Temporary absence of the police officer and confession to the Tonga driver not to be used under section 26 of the Evidence Act. The confessional statement made by the accused to the Tonga driver in the absence of the police officer, but there is the indirect control of the police officer through the Tonga driver over that accused, that is considered the police custody of the police officer in the meaning of the section 26. Therefore, the such confessional statement is not admissible in evidence against the accused. हाँ, टोंगा ड्राइवर मतलब तांगे में उसको लेके जा रहे थे. हाँ, नहीं, वो जा रहे थे, पूरी फैक्चुअल पोजीशन नहीं लिखी अपन ने. तो पुलिस वाला उस तांगे वाले को सौंप के जाता है उसको अक्यूज को कि मैं स्टेशन में जाके आ रहा हूँ या कोई पेपर लेके आ रहा हूँ, तब तक ध्यान रखना आप इसका. पीछे उसकी एब्सेंट में जो है वो अक्यूज कन्फेस कर देता है उसको. तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने कहा कि साहब ये भी पुलिस कस्टडी थी. पुलिस ऑफिसर का वो टेम्परेरी एब्सेंट रहना वहां पर जो है वो पुलिस कस्टडी समाप्त नहीं हुई है. इनडायरेक्ट कंट्रोल था पुलिस का. पुलिस कस्टडी के लिए जरूरी नहीं है कि फिजिकली पुलिस के कंट्रोल में ही हो. यदि किसी अदर पर्सन के थ्रू भी यदि पुलिस का कंट्रोल है, पुलिस की कस्टडी में है वो, तो उस कंडीशन में भी वो पुलिस कस्टडी मानी जाएगी. हाउस अरेस्ट अलग है, हाउस अरेस्ट अलग है. ये तो मतलब रास्ते में बात थी, उसको ले जाया जा रहा था, बीच में जो है वो इस तरीके की बात हुई है. हाँ, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल है पुलिस का. हाँ, वो बाहर नहीं, हाँ उसमें कवर हो सकता है. हाँ, यस. हाउस अरेस्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट भी है, क्या नाम है उसका? नहीं, वो गौतम नवलखा. क्या नाम है? गौतम नवलखा वर्सेस ऐसा कुछ जजमेंट है हाउस अरेस्ट का. वो सीआरपीसी का जजमेंट है कि वो सेक्शन 167 के केस में वो भी कस्टडी है वो मानी जाएगी या ऐसा ऑर्डर किया जा सकता है. हाँ, वो केस कश्मीर का ही था, बट उसका टाइटल जो है वो गौतम नवलखा से है. यस. किशोर चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी 1990 सुप्रीम कोर्ट. बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है इसमें भी, जो सारी अपने काम की नहीं है. क्रक्स इसका भी यही है. इफ कन्फेशनल स्टेटमेंट इज मेड ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी टू द एनी पर्सन, through that person the police having the control over that accused person, that is considered the police custody, and that confessional statement is not admissible in evidence. यदि पुलिस के माध्यम से पुलिस का किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अभियुक्त पर कब्जा है और उसको यदि वो कन्फेस कर लेता है, लाइक तांगा ड्राइवर, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो भी पुलिस कस्टडी मानी जाएगी और उसमें वो अक्यूज के अगेंस्ट एडमिसिबल नहीं होगा. क्योंकि जो स्टोरी इसमें लिखी हुई है ये सारी अपने काम की नहीं है, बहुत सारी लंबी चौड़ी है वो बात इसमें दे रखी है, जितना आपको परीक्षा में हेल्पफुल भी नहीं होगा. इसमें एक PW10 करके ये प्रधान ऑफ द विलेज है, इसको कन्फेस किया था और वो उस समय वो IO उसको सौंप के गया था. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो था, कंसर्न पुलिस ऑफिसर, वो प्रधान ऑफ विलेज को है वो सौंप के गया था कि आप इससे कुछ पूछताछ करिए, और उस दौरान उसने जो है वो कन्फेस कर दिया. तो कोर्ट ने माना कि ये पुलिस कस्टडी में किया गया कन्फेशन था, 26 से हिट होता है, इसलिए एविडेंस में अक्यूज के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता. हाँ, एक जैसी ही बात है. यस. नेक्स्ट,
नंदनी सतपति वर्सेस पीएल दानी एंड अदर्स 1977 सुप्रीम कोर्ट. Article 20 clause 3 protects the accused during the police investigation and quote both, and a wider interpretation is given in this case law. अनुच्छेद 20(3) का जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध जो संरक्षण है, ये केवल कोर्ट के सामने ही नहीं है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उपलब्ध है. अभियुक्त को कैन नॉट बी कंपेल टू अक्यूज टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ. किसी अपराध के अभियुक्त को अपने स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता. ये जो प्रोटेक्शन है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उपलब्ध है. सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट stated that the narco analysis test includes the substantial reliance on a verbal statement by the test subject, and hence it's the involuntary administration offends the right against the self incrimination. That the results obtained from the test, such as the polygraphy examination and the beep test, should also be treated as the personal testimony, since they are a means for the imparting the personal knowledge about the relevant facts. Hence, our conclusion is that the results obtained through the involuntary administration of the either of the impugned test, like the narco analysis technique, polygraphy examination and the beep test, come within the scope of the testimonial compulsion, and thereby attracting the protective shield of the Article 20 clause 3 of the Constitution. When a patient was, this is the factual position, when a patient was found to be HIV positive and its disclosure by the doctor could not be violative of the either the rule of confidentiality or the patient's right of privacy, as the lady with whom the patient was likely to be married was saved in time by the such disclosure, or else she too would have been infected with a dreadful disease if marriage had taken place and been consummated. Indirectly, the narco test, brain mapping, polygraphy test without the consent of the accused is violative of the Article 20 clause 3. It is the ratio of this judgment. Narco test, brain mapping test or the polygraphy test without the consent of the accused is violative of the clause 3 of Article 20 of the Constitution. हिंदी में आप देखेंगे धारा 26, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त के द्वारा की गई समस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जाना. धारा 25 की तरह ही 26 है, बट 26 का स्कोप 25 से वाइडर है. 25 में तो पर्सनली पुलिस ऑफिसर को किया जा रहा है, और यहां यदि पुलिस की कस्टडी में रहते हुए किसी और को भी किया गया है तो वो 26 में फॉल होगा. और ये अक्यूज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का वाइड है वो प्रोविजन इस सेक्शन 26 में रखा गया है. कोई भी समस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय, किसी व्यक्ति का मतलब अभियुक्त से उस समय कि जब वो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में नहीं की गई. पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान किसी अपराध के अभियुक्त के द्वारा यदि कोई समस्वीकृति का कथन किया गया, पुलिस अभिरक्षा बहुत विस्तृत शब्द है, केवल पुलिस अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा ही नहीं है इसमें. यदि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी पुलिस का नियंत्रण है उस व्यक्ति पर, पुलिस ने सौंप रखा है और उसको भी कोई समस्वीकृति का कथन किया गया, तो वो क्या माना जाएगा? पुलिस अभिरक्षा में माना जाएगा. एक केस लॉ ऐसा भी था, वो शायद आया नहीं इसके अंदर, कि अक्यूज को हॉस्पिटलाइज किया गया, भर्ती किया गया, और पुलिस वाले जो है वो गेट पे खड़े थे और अक्यूज ने डॉक्टर को कन्फेस किया, उसको भी पुलिस कस्टडी में किया गया, कन्फेशनल स्टेटमेंट माना गया सेक्शन 26 के मीनिंग में. उसको भी धारा 26 के अर्थ के अंदर है, वो पुलिस अभिरक्षा में किया गया समस्वीकृति माना गया और कहा इट इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, इट इज हिट बाय द सेक्शन 26 ऑफ द
एविडेंस एक्ट। तो पुलिस अभिरक्षा शब्द का जो है वो विस्तृत अर्थ है, केवल 25 में व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधिकारी को किया गया वहां तक नहीं है, बहुत विस्तृत है। परंतु इसका एक अपवाद है कि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में कोई समस्वीकृति का कथन किया जाए। साक्षात उपस्थिति का यहां क्या अर्थ है? 164 सीआरपीसी 164 सीआरपीसी के अंदर यदि समस्वीकृति का कथन किया जाए तो उसमें प्रोसीजर दे रखा है और उस प्रोसीजर को मजिस्ट्रेट फॉलो करता है। अभियुक्त को यह बताता है कि भैया आप कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए बाउंड नहीं हो, यदि दोगे तो आपके खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा। और यह बात बताएगा वो अक्यूज को कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले, और उसके बाद वो वॉलेंट्री दे रहा है या नहीं, किसी के कंपल्सन वगैरह में या थ्रेटन आदि में, दबाव में तो नहीं दे रहा है, इस बात को भी देखेगा मजिस्ट्रेट। और इसके लिए ऐसा नहीं कि अक्यूज को लाया गया और तुरंत वो रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिया। अक्यूज को पहले वो बिठा के रखता है घंटे 2 घंटे, पुलिस वाले से अलग करवा देता है और उसको कहता है पुलिस वालों को कि आप बाहर बैठिए। घंटे 2 घंटे बैठने के बाद उसको बुलाया जाता है कि उससे पूछा जाता है कि भैया आप किसी के दबाव में तो नहीं आए हो ना ये स्टेटमेंट देने के लिए, पुलिस वालों के दबाव में, घर वालों के, रिश्तेदारों के आदि किसी के दबाव में तो आप ये कथन है वो नहीं दे रहे हो मुस्तगिस पार्टी के, ये पूछा जाता है कंसर्न वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। और जब वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल किसी के दबाव में नहीं दे रहा हूं और अपनी इच्छा से है वो दे रहा हूं, उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसा जो स्टेटमेंट होगा, जो 164 का प्रोसीजर है वो फॉलो करते हुए, भले ही पुलिस है वो अपनी कस्टडी से है वो लेके आई हो उस अक्यूज को और मजिस्ट्रेट के सामने लाए और फिर मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया, 164 के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वो एडमिसिबल होगा, वो साक्ष्य में ग्राह्य होगा, अभियुक्त के विरुद्ध वो एविडेंस में यूज किया जाएगा। स्पष्टीकरण आप देखेंगे धारा 26 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो शब्द यूज लिया गया, इसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंसी में, मींस कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी टाउन है उसके अंदर या अन्यत्र जो है मजिस्ट्रेट के कृत्य का निर्वहन करने वाला जो ग्रामीणी है वो सामान्यतः मजिस्ट्रेट की श्रेणी में नहीं आता है। ग्रामीणी मींस लाइक अ सरपंच, आज की डेट में जो सरपंच है वैसा ही ये पुरानी टाइम में वो ग्रामीणी हेडमैन ऑफ द विलेज है वो एक पद हुआ करता था। तो वो सामान्यतः मजिस्ट्रेट की श्रेणी में नहीं आता है, भले ही वो इस पर्टिकुलर एरिया में या किसी अदर प्लेस पे वो मजिस्ट्रेट की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। बट उसका एक्सेप्शन क्या है? यदि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर का जो ओल्ड कोड था 1882, उसमें हो सकता है पंचायत के पास पावर थी मजिस्ट्रेट्स की, आज की डेट में नहीं है। तो उस कोड के अंतर्गत जो है वो यदि मजिस्ट्रेट की पावर को यूज कर रहा था हेडमैन ऑफ विलेज, तो ऐसी कंडीशन में वो मजिस्ट्रेट माना जा सकता है सेक्शन 26 के अबो अर्थ में, और उसके समक्ष कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है तो वो अक्यूज के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। एम्परर बनाम जगिया 1938 पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें पुलिस अभिरक्षा का क्या अर्थ है इस धारा 26 में वो इसमें समझाया गया है। पुलिस अभिरक्षा का अर्थ पुलिस अधिकारी का अभियुक्त पर नियंत्रण से, वो नियंत्रण प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। पुलिस अधिकारी का अभियुक्त पर नियंत्रण से है जो किसी भी स्थान पर हो सकता है, चाहे वो बंद स्थान हो, चाहे वो खुला स्थान हो, चाहे वो यात्रा के दौरान हो, और इसके लिए जेल होना आवश्यक नहीं है। दूसरी जो बात इनडायरेक्ट रूप से इसमें आई कि थोड़े से समय के लिए यदि पुलिस अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो उससे पुलिस अभिरक्षा समाप्त नहीं होती है। थोड़े से समय के लिए यदि पुलिस अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो उससे पुलिस अभिरक्षा समाप्त नहीं होती है। चाहे पुलिस अधिकारी तांगा चालक को सौंप के गया हो, चाहे चाय के थड़ी के मालिक को सौंप के गया हो, चाहे किसी है वो व्यक्ति को है वो सौंप के गया हो, चाहे वो गांव का मुखिया था या प्रधान था एटसेट्रा, और उनको भी यदि कन्फेस कर दिया है, समस्वीकृति का कथन किया गया है, तो वो पुलिस अभिरक्षा में किया गया कथन है वो माना जाएगा और धारा 26 का प्रोटेक्शन अक्यूज को मिलेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग नहीं लिया जा सकता। आर बनाम लेस्टर जो है 1895, पुलिस अधिकारी की अस्थायी अनुपस्थिति में तोंगा चालक को की गई समस्वीकृति जो है साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अर्थ में पुलिस अभिरक्षा में की गई स्वीकृति होने से साक्ष्य में साबित नहीं की जा सकती।
किशोर चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1990 सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारी गाथा है वो इसमें गा रखी है, ये अपने काम की नहीं है, इसको नेक्स्ट टाइम मैं हटा ही दूंगा फैक्चुअल पोजीशन का। करक्स क्या है वो इतना है कि गांव का जो मुखिया था, अन्वेषण अधिकारी ने उस अभियुक्त को गांव के मुखिया को सौंपा और गांव का मुखिया जब उससे कोई पूछताछ कर रहा था और उस दौरान उसने सम्मुख स्वीकृति का कथन किया, वो पुलिस अभिरक्षा में किया गया सम्मुख स्वीकृति का कथन है वो माना गया और वो अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग नहीं लिया जा सकता। ये इस जजमेंट का क्रक्स है। नंदिनी सतपति बनाम पीएल दानी एवं अन्य 1977 सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 20(3) का जो संरक्षण है वो न्यायालय में भी और पुलिस अन्वेषण के दौरान दोनों जगह पर वो अभियुक्त को उपलब्ध है। यदि अन्वेषण के दौरान भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाए तो 20(3) का उल्लंघन होगा। सेल्वी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट। ये नार्को टेस्ट वगैरह के संदर्भ में इंपॉर्टेंट जजमेंट है और यही इसका करक्स है, इसका रेशियो जो है वो यही है। नार्कोटिक टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, ये अभियुक्त को यदि विवश करके प्राप्त किए जाए, उसकी बिना सहमति से प्राप्त किए जाए तो ये अनुच्छेद 20 के खंड 3 का है वो उल्लंघन है। डीएनए नहीं आ सकता, डीएनए है वो, उस पर दूसरा एक जजमेंट है काथिकालू, वो पता नहीं इसमें क्यों नहीं आया। डीएनए टेस्ट है, उसमें भी ये कहा कि रूटीन के अंदर डीएनए टेस्ट के लिए भी ऑर्डर नहीं होगा बट एक्सेप्शनली हो सकता है। हाँ हो सकता है। और ये जो थंब इम्प्रेशन देने के लिए, ये स्पेसिमेन सिग्नेचर देने के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, इन सब के लिए अक्यूज को कंपेल किया जा सकता है और ये कंपेल किया जाना आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है। ये काथिकलू का जो जजमेंट है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथिकलू, उसमें ये डिसाइडेड है और भी बहुत सारे सीरीज ऑफ जजमेंट्स है इस पॉइंट पे। क्या हुआ भैया आशीष आपको? जो नहीं, शिनाख्त परेड के लिए अभियुक्त को उपलब्ध होना होगा। 20(3) का एवरी पर्सन के लिए भैया। फॉरेन सिटीजन के कारण नहीं, वो स्पेशल लॉ का अक्यूज था, विशेष विधि जो भी कंसर्न है वो लॉ था। सिक्योरिटी जो है वो देश की जो सुरक्षा है उसको प्रभावित करने वाली विधि के अंतर्गत वो अक्यूज था, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन है वो नहीं मिला होगा। ये आर्टिकल 20 जो है उसमें एवरी पर्सन वर्ड यूज दिया गया है, फॉरेनर और सिटीजन जो है दोनों इंक्लूड्स है। इसके अलावा ये तो इसका क्रक्स है इस जजमेंट का। इसके अलावा इसमें और है वो क्या कहा गया, न्यायालय ने कहा कि ये जो नार्को विश्लेषण होता है इसमें जो ये मौखिक कथनों पर पर्याप्त रूप से है वो निर्भरता है वो शामिल है इसमें, और यदि ये अनैच्छिक दिया जाए है वो इनवॉलेंट्री जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, ये उसकी सहमति के बिना दिया जाए तो ये आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण का जो उसका अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। अनैच्छिक का मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध विवश करके बिना सहमति से। पॉलीग्राफी परीक्षण और बीप परीक्षण जैसे जो परीक्षण है इनसे प्राप्त परिणामों को व्यक्तिगत साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि वे सुसंगत तथ्यों के बारे में निजी ज्ञान प्रदान करने के एक साधन है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का निष्कर्ष ये है कि या तो परीक्षण किए गए जो है लाइक नार्को एनालिसिस तकनीक है, पॉलीग्राफी परीक्षण है, बीप परीक्षण है, इनके अनैच्छिक दिए जाने के माध्यम से प्राप्त परिणाम है वो व्यवस्था के दायरे में आते हैं और वो अनुच्छेद 20 के खंड 3 का जो सुरक्षा का अधिकार दे रखा है उसका वो लागू होगा या वो अट्रैक्ट होगा प्रोविजन। और फैक्चुअल पोजीशन इस वो केस की जो है, ये सेल्वी वाले जजमेंट में ही देखा था क्या अपन ने, मरीज वाला। ओके, एक मरीज जो है HIV पॉजिटिव पाया गया था और डॉक्टर के द्वारा उसका प्रकटीकरण करना गोपनीयता के नियम का और रोगी के निजता के अधिकार का वो उल्लंघन है वो नहीं करता है।
क्योंकि इस तरीके के प्रकटीकरण करने से जो है जिसके साथ उस रोगी का विवाह होने की संभावना थी, उस महिला को समय रहते वो बचा लिया गया, वरना वो भी एक भयानक बीमारी से संक्रमित हो जाती अगर उसका विवाह हो जाता और विवाह है वो पूर्ण अवस्था में पहुंच गया होता। तो ये इससे राइट टू प्राइवेसी और राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, गोपनीयता का अधिकार और निजता का अधिकार, वो प्रभावित नहीं माना जाएगा। ये जो है वो पब्लिक वो सेफ्टी के अंदर या पब्लिक हेल्थ एक्ट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, दूसरों की लाइफ है उनको बचाने के लिए वो किया गया प्रकटीकरण है, तो ये उस अधिकार का वो उल्लंघन नहीं कंसीडर किया जाएगा। देन सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ऑल स्टेजेस के लिए। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज may be proved, provided that, start from the provided, it is the proviso of the section 25 and 26. Section 27 is the proviso of the section 25 and 26, indirectly it is exception of the section 25 and 26. Provided that आवाज आ रही मेरी? Provided that when any fact is deposed as discovered in consequence of the information received from a person accused of any offence in the custody of a police officer, so much of the such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved against the accused. The section 25 and 26 says that the confessional statement made to the police officer and confessional statement made during the custody of the police officer are inadmissible. But the section 27 is the exception of that principle. If any information given by the accused of any offence during the custody of the police officer and in consequence of that information, if new fact is discovered, so much of the information clearly or distinctly related to the discovery of that new fact may be proved against the accused, whether it amounts to the confession or not. An accused in police custody, it is one of the example, an accused in a police custody informs to the station house officer that the key by opened the lock of the shop होना चाहिए, नहीं वो बाई तो सही है, बाई ओपन द लॉक ऑफ द शॉप होना चाहिए एक बार, शॉप SHOP, शॉप, एंड कमिटेड द थेफ्ट इज केप्ट बाय हिम इनटू द patio of his house. This information is fall under the section 27, and if that key is discovered in consequence of that information, that discovery and this information both are relevant under section 27 and may be proved against the accused. State of UP versus Devman Upadhyay 1960 Supreme Court is the very leading judgment on the section 27. What was held by the Honorable Supreme Court in this judgment in respect of the section 27? Supreme Court held that section 27 did not offend the article 20 clause 3rd and article 14 of the Constitution, and this provision declared constitutional. Indirectly, the constitutional validity of the section 27 upheld it by the Honorable Supreme Court in this judgment. Next one, Pulukuri Kotaya versus Emperor 1947 PV Council. It is the also very important judgment in respect of the scope of section 27. What is the meaning of the
discovery of the new facts. What includes in the discovery of the new fact that explained by the PV Council in this judgment. Court held that during the course of investigation, information received from an accused who is in the police custody leads to the discovery about arms, clothes, ornaments, corpus means dead body, which are related to the offence are relevant under section 27 of the Evidence Act, which are the new fact under in the meaning of the section 27 of the Evidence Act. And the scope of the section 27 will produce a knife concealed in the root of my house with which I stepped A is inadmissible in evidence. They do not relate to the discovery of the knife in the house of the informed. So much of the information which concern to the admits that the offence has been committed by the that accused, that is hit by the section 25 and 26. Only the information which is concerned to the discovery of the new fact, discovery of the key, discovery of the knife, that information is relevant and may be proved against the accused. Inayatullah versus State of Maharashtra 1976 Supreme Court was held by the Honorable Supreme Court in this judgment. Supreme Court held that section 27 is in the nature of an exception of section 25 and 26. In Haryana Judicial Service, prelims exam of the Haryana Judicial Service, which is held in the November month, this question is asked. Section 27 is one of the option exception of the section 24, 25 and 26. Another option is the exception of section 25 and 26. Exception of the any more option, the C or D. What is the right exception of the section 25 and 26, and this is based on this judgment. Inayatullah versus State of Maharashtra 1976 Supreme Court judgment, the section 27 is the exception of section 25 and 26. How exception? Because the section 25 and 26 provides that confession shall not be proved against the accused, whereas section 27 exceptionally allows if any information is given by the accused during the custody of the police officer, and in consequence of that information, if discovered a new fact, the information which is distinctly related to the discovery of that fact, that new fact may be proved against the accused. That portion is the exception of the section 25 and 26. State of Mumbai versus Kathikalu 1961 Supreme Court. Court held that where the accused gives the information without any compulsion, is not violation होना चाहिए, not violation of the article 20 clause 3, not हाँ infringement हो सकता है, हाँ violation लिख दे आप नीचे यार, ये infringement, yes, not infringement of the article 20 clause 3, and where the accused is compelled to give the information is infringement of the article 20 clause 3, and held that accused does not become a witness against himself by giving his specimen signature or impression of the fingers, etc. It means the accused may be compelled to giving the specimen signature and to thumb impression, etc., and to make the signature, and also for the medical examination. Compelling the accused for giving specimen signature, thumb impression, medical examination is not violation of the clause 3 of the article 20. Accused may be compelled. If accused is compelled for the giving information under section 27, then there is a violation of article 20 clause 3. But if accused voluntarily give the information, then it is not infringement or the violation of the article 20 clause 3.
information of the accused must be voluntary. That is the requirement of the section 27 of the Evidence Act. State of Rajasthan versus Mangal Singh and others, 2017 Rajasthan High Court's the one of the important judgment in respect of the interpretation of the section 27, whether the witness is required at the time of the recording the information under section 27 of the Evidence Act or not. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत जो अभियुक्त इतला दे रहा है, क्या उस इतला को लेखबद्ध करने के समय साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं? इस पॉइंट पे एक पुराना जजमेंट था राजस्थान हाईकोर्ट का, वैल्यू वर्सेस स्टेट, उसको ओवररूल किया इस जजमेंट में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मंगल सिंह, ओवररूल द वैल्यू वर्सेस स्टेट डिसीजन and held that no witness required in recording the information under section 27. Under section 27 of the Evidence Act, the 3 judges bench of the Rajasthan High Court headed by the Honorable Sandeep Mehta Sahab held this point. The earlier judgment, the value versus state, in which the Rajasthan High Court divisional bench of the Rajasthan High Court held that there is the requirement of the 2 competent witness at the time of the recording of the information under section 27 of the Evidence Act, that is subsequently overruled by the 3 judges bench of the Honorable Rajasthan High Court. ये वाला केस है मुंबई वाला particular, हाँ, 2 पार्ट्स है ना, एक में बोल रहे हैं वॉलंटरी होना चाहिए और दूसरे में बोल रहे हैं कि सिग्नेचर तो पार्टी, हाँ, ये कुछ चीजें जो है इनको देने के लिए कंपेल करना, ये आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 का वॉलेशन, हाँ, इसके लिए कंपेल किया जा सकता है, ये पर्सनल टेस्टिमनी में कवर नहीं होता है, हाँ हाँ यस. देन जगमाला राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1982 राजस्थान हाई कोर्ट. What was held by the Honorable Rajasthan High Court in this judgment? Statement of the pleading guilty. Statement of the pleading guilty, plead guilty means the confession. Statement of the confession made to the mobile magistrate was not considered the voluntarily as the traffic police officer was present. Constructive or the indirect custody of the accused was under the police officer as per this judgment. Statement of the confession made to the mobile magistrate was not considered the voluntary as the traffic police officer was present at the time of the making the confessional statement to the that magistrate. Generally, when the confessional statement recorded by the magistrate under section 164, then presence of police not allowed in that open court. Then Y. Narsinga Murthy versus unknown 1966 AP High Court. Confession by the accused to the magistrate before the investigation commence, mandatory procedure of section 164 CRPC shall not be applied and that be treated as an ex confession. If the confessional statement made by the magistrate before the commencement of the investigation, that is not called a judicial confession, that treated as an extrajudicial confession, because the mandatory procedure of section 164 shall not be applied upon that confessional statement. हिंदी में आप देखेंगे धारा 27, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकती है. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी, जब 164 आप देखें तो वहां कन्फेशनल स्टेटमेंट और अदर स्टेटमेंट के लिए क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन बट बिफोर द ट्रायल और इंक्वायरी. अन्वेषण के दौरान या अन्वेषण के पश्चात परंतु जांच और विचारण के प्रारंभ होने से पहले, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज ली गई है, इसलिए वो 164 की एम्बिट में नहीं आता है. इन्वेस्टिगेशन से पहले यदि उसने मजिस्ट्रेट को कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा. एक सामान्य व्यक्ति को जिस तरीके से संस्वीकृति दी जाती है वैसा ही उसको ट्रीट किया जाएगा, वो जुडिशियल कन्फेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि 164 का प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ उसमें और 164 की प्रॉपर स्टेज भी नहीं थी. हिंदी में देखेंगे आप धारा 27, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकती है. इस सेक्शन के टाइटल या हेडिंग से भी कोई प्रीलिम्स में
क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कौन से सेक्शन का हेडिंग या टाइटल है, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकती है, हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज में बी प्रूव्ड। ये कौन से सेक्शन का टाइटल या हेडिंग है, ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन है वो आ सकता है, एपीओ में भी आ सकता है और आरजीएस प्रीलिम या अदर स्टेट के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। परंतु इसलिए कि ये धारा 25 व 26 के प्रोविजो के रूप में, और प्रोविजो जनरली क्या है, अपवाद का प्रभाव रखता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जब आप देखेंगे परंतु या प्रोविजो को, वो किसका इफेक्ट रखता है, हैविंग द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। तो ये जो प्रोविजो से स्टार्ट हो रहा है प्रावधान, इसका मतलब क्या है, ये 27 जो है वो 25 और 26 का एक्सेप्शन है। परंतु जब किसी तथ्य के बारे में अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, कोई नए तथ्य का पता चला है, उसका मतलब किसी नए तथ्य का पता चला है, उस वो सूचना या उस इतला के वो परिणाम स्वरूप, ऐसी जानकारी में से जो जानकारी पुलिस अभिरक्षा में वो दी गई अभियुक्त के द्वारा, उस जानकारी में से चाहे वो संस्वीकृति की श्रेणी में आती हो या नहीं आती हो, जितनी एतद द्वारा पते चले हुए तथ्य से, एतद द्वारा मतलब उस सूचना के द्वारा जो नए तथ्य का पता चला है उससे स्पष्टता संबंधित है जितना जानकारी का भाग या जितना सूचना का भाग, वो जो भाग है वो अभियुक्त के विरुद्ध है वो साबित किया जा सकता है। 25 और 26 कह रहे हैं कि साहब पुलिस अधिकारी को कोई संस्वीकृति का कथन किया गया है, अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जाएगा। 26 कह रहा है पुलिस अभिरक्षा के दौरान कोई, चाहे पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को भी किया है, जब इनडायरेक्ट कस्टडी में था वो पुलिस के, तो वो भी अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता। बट 27 कह रहा है कि यदि 27 में फॉल होता है, कोई सूचना दी उसने पुलिस अभिरक्षा के दौरान और उस सूचना के अनुसरण में डिस्कवरी हुई है न्यू तथ्य की, किसी नए तथ्य का पता चला है, कोई उस डिस्कवर किया गया है, कोई ऑर्नामेंट्स डिस्कवर हुआ है, कोई वेपन है वो डिस्कवर हुआ है, कोई डेड बॉडी है वो डिस्कवर हुई है, स्टोलन गुड्स है वो डिस्कवर्ड हुआ है, उस इंफॉर्मेशन के कॉन्सिक्वेंस में, तो ऐसी सूचना प्लस वो जो बरामद की है उस सूचना में से इतना भाग जो नए तथ्य से स्पष्टता पता चलने से संबंधित था, वो अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है और वो अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है। वो फैक्ट जो है वो कोई न कोई चीज होगी, यानी आर्टिकल्स लाइक क्या क्या जो अपन ने पुलुकुरु कोटया वाले जजमेंट में पढ़ा कि वो ऑर्नामेंट्स हो सकता है, वो क्लॉथ्स हो सकते हैं, कपड़े जो ब्लड स्टैंड जो क्लॉथ्स है वो है वो हो सकते हैं, डेड बॉडी है वो हो सकती है, वेपन हो सकता है, चुराई हुई कोई मोटरसाइकिल, कोई और चीज, कंप्यूटर, मोबाइल एटसेट्रा है वो हो सकता है, इवन चाबी हो सकती है जहाँ पे है वो उसने छिपा रखी है, चाकू हो सकता है जिससे उसने वो हत्या की है या वो चोटें कारित की है, ये सभी चीजें वो नए तथ्य के अंदर है वो शामिल हो सकती है। किसी तथ्य का पता लगाओ जिसके बारे में पुलिस ने अन्य स्रोत से नहीं सुना हो, केवल अभियुक्त के द्वारा दी गई सूचना से ही पुलिस को पहली बार पता चलाओ, तभी वो नया तथ्य कहलाएगा। यदि पहले से उस तथ्य के बारे में पुलिस को जानकारी थी तो वो न्यू फैक्ट नहीं है सेक्शन 27 के अर्थ में। पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थाना अधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की थी, वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर है वो चोरी की थी, उसने अपने घर के आंगन में छिपा रखी है। क्या कर रखी है? घर के आंगन में छिपा रखी है। चाबी को घर के आंगन में रखने की सीमा तक ये जो सूचना है ये अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है। ये जो पार्ट है उसने चोरी की है, ये पार्ट साबित नहीं हो सकता इस सूचना के आधार पर। ये धारा 25 और 26 से हिट हो रहा है। बट जो उसने सूचना दी ना कि जिस चाबी के द्वारा हमने तिजोरी को खोला था वो चाबी मैंने वो छिपा रखी है घर के आंगन, उस चाबी से पता लगने से संबंधित मैंने छिपा रखी है, चाबी घर के उस पार्ट में छिपा रखी है, इतनी जो सूचना है ये अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है।
साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 27 है, पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ द कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? डॉक्ट्राइन ऑफ द कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट। इस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन by subsequent fact, by subsequent fact। This principle is incorporated under section 27 of the Evidence Act। और इस पर भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि धारा 27 के अंदर निम्न में से कौन सा सिद्धांत निहित है, किस सिद्धांत से संबंधित है धारा 27? पश्चातवर्ती तथ्यों के द्वारा पुष्टि का सिद्धांत। ये जो प्रिंसिपल है वो धारा 27 में निहित है, डॉक्ट्राइन ऑफ द कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट। स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय 1960 सुप्रीम कोर्ट, ये धारा 27 पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्यों? क्योंकि इस जजमेंट के अंदर धारा 27 को जो है संवैधानिक घोषित किया गया। इस मामले में क्या अभी निर्धारित किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को संवैधानिक घोषित किया गया और यह कहा गया कि धारा 27 जो है संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड 3 और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में नहीं है। ये जो सेक्शन 27 है, नॉट ऑफेंड द क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये क्या है? ये संवैधानिक प्रावधान है। फैक्ट्स क्या थे इस देवमन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय वाले जजमेंट्स के? ऐसा हल्का हल्का मुझे रिकॉल हो रहा है, हालांकि तथ्य आपके ज्यादा काम के नहीं है, बट 27 को समझने के लिए काम के। इस के अंदर एक सिलवई करके वो सिस्टर इन लॉ थी इस अक्यूज की, देवमन उपाध्याय की। वो अपनी सिस्टर के पास रहती थी, मीन्स इस देवमन उपाध्याय की वाइफ के पास रहती थी। सविता माइक ऑफ कर दें। उस लेडी के नाम कुछ प्रॉपर्टीज थी। ये देवमन उपाध्याय और उसका चाचा जो है ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत लालियत थे। इन्होंने उस सिलवई को कई बार कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा दो आप। तो उसने कहा कि भाई आप रुक जाओ, अभी तो मैं बैठी हूँ, तब तक मेरे नाम है और उसके बाद आप लोगों को मिलनी है, मेरा कोई और लीगल एयर्स है वो नहीं है। बट एक दिन है वो मौका पाकर एक डंडा सा वो इसके सिर पे मारा उस सिलवई के, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई और उस गंडासे को ले जाके एक वो पॉन्ड या तालाब उसके अंदर छिपा दिया। फिर 2 दिन बाद में ये गिरफ्तार होते हैं। तो ये कथन स्टेटमेंट देता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है देवमन उपाध्याय पुलिस को कि मैंने जिस गंडासे से उस सिलवई की मृत्यु कारित की है वो एक तालाब में छिपा रखा है, जो मैं साथ में चलकर आपको बता सकता हूँ। पुलिस ने उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया 27 के अंतर्गत, और पुलिस के साथ साथ वो अक्यूज गया और उस तालाब में जिस पर्टिकुलर प्लेस पे उसने छिपा रखा था वहाँ से निकाल के लाया। उस गंडासे पर जो लगा हुआ ब्लड था वो उसका एग्जामिनेशन हुआ FSL वगैरह के अंदर, वो वही ब्लड पाया गया जो उस मृतक का था। तो इस तरीके से उसका कनेक्शन है वो बैठा, अल्टीमेटली है वो डेथ पनिशमेंट से पनिश किया गया उसको। ये तो इसकी फैक्चुअल पोजीशन थी। 27 से क्या लिंक है? सूचना उसके द्वारा दिया जाना और उसके कॉन्सिक्वेंस में उस गंडासे की है वो डिस्कवरी होना, उस गंडासे का है वो पता लगना, उसकी बरामद की होना। ये 27 के अंतर्गत अक्यूज के अगेंस्ट था और वो अक्यूज के विरुद्ध है वो साबित किया गया। और लॉ पॉइंट क्या था? सेक्शन 27 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और ये कहा कि ये अनुच्छेद 20 के खंड 3 और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में नहीं है। पुलुकुरी कोटैया बनाम एम्परर 1947 पीवी काउंसिल, ये भी धारा 27 के संदर्भ में इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की कोई जानकारी है वो प्राप्त होती है और उसके अनुसरण में यदि
वो छिपाई हुई चीज है वो बरामद भी होती है, उसका पता भी चलता है। वो चीज क्या हो सकती है? वो नए तथ्य के रूप में वो उस अपराध से संबंधित कोई हथियार हो सकता है, वो कोई खून से सने हुए एटसेट्रा कपड़े हो सकते हैं, कोई ज्वेलरी है वो हो सकती है स्टोलन गुड्स के रूप में, वो डेथ बॉडी है वो हो सकती है, कॉर्पस है वो हो सकता है, और या किसी व्यक्तिगत शव आदि भी है वो हो सकता है। ये सारे क्या है? ये न्यू फैक्ट है सेक्शन 27 के मीनिंग। इसका जो एक पहली बात अपन ने पढ़ी थी कि यदि इस छिपाई हुई चीजों के बारे में पुलिस को पहले से पता है तो फिर 27 में वो डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट में कवर नहीं होगी। वो क्या है? वो रिकवरी है, डिस्कवरी नहीं है। डिस्कवरी का मतलब है पहली बार आईओ को या पुलिस ऑफिसर को उस आर्टिकल के बारे में अक्यूज से ही पता चलना और उसके कॉन्सिक्वेंस में वो डिस्कवर भी किया जाना, वो वहां पर मिलती भी है, तब वो 27 की एम्बिट में आएगी। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मंगल सिंह एवं अन्य 2017 राजस्थान उच्च न्यायालय का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बात इसमें अभी निर्धारित हुई है वो इंपॉर्टेंट है। इस पे आरजेएस प्री में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया इस जजमेंट को बेस बना के, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट, ऐसा। और उसमें यह पूछा था कि धारा 27 की इतला को रिकॉर्ड करने के लिए विटनेसेस आवश्यक है, विटनेसेस आवश्यक नहीं है, 2 विटनेसेस आवश्यक है, या कोई और ऑप्शन भी है, वो था। क्या अभी निर्धारित किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की जो इतला है, इसको लेखबद्ध करते समय साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं है, किसी भी विटनेस की आवश्यकता नहीं है। और जो वैल्यू वर्सेस स्टेट का जजमेंट था राजस्थान हाईकोर्ट का, उसको ओवररूल भी किया गया इस एबो केस लॉ के अंदर। इनायतुल्ला बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1976 सुप्रीम कोर्ट, क्या अभी निर्धारित किया गया? नटसेल में धारा जो 27 है, ये धारा 25 और 26 इन दोनों की क्या है? अपवाद है। धारा 27, धारा 25 और 26 का एक्सेप्शन है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हरियाणा की अभी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि धारा 27 है, 24, 25 और 26 का अपवाद है, 25 और 26 का अपवाद है, केवल 25 का अपवाद है, केवल 26 का अपवाद है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। और उसमें राइट ऑप्शन क्या था? 25 और 26 का एक्सेप्शन है। और इस प्रश्न का बेसिस क्या था? ये इनायतुल्ला बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट था। स्टेट ऑफ मुंबई या बॉम्बे बनाम काथीकलू 1961 सुप्रीम कोर्ट, क्या अभी निर्धारित किया गया इस जजमेंट के अंदर? न्यायालय ने यह कहा कि अभियुक्त बिना किसी व्यवस्था के कोई जानकारी देता है, इट मींस स्वैच्छिक है, बिना किसी व्यवस्था का मतलब वॉलेंट्री है। स्वैच्छिक कोई जानकारी देता है, कोई इतला देता है, कोई सूचना देता है, और तो वो अनुच्छेद 20 के खंड 3 का उल्लंघन नहीं है। और जहां अभियुक्त को है, अभियुक्त व्यवस्था के अंदर कंपेल करके अभियुक्त से है वो कोई इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त की जाए, कोई सूचना प्राप्त की जाती है, तो वो 20(3) का उल्लंघन है। और यह भी अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त अपने नमूना हस्ताक्षर देने के लिए या अंगुलियों की छाप या अंगुष्ठ निशान देने के लिए स्वयं के विरुद्ध वो साक्षी नहीं बन जाता है। अर्थात अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर या रक्त का कोई नमूना देने के लिए या अंगूठा निशान देने के लिए, इवन मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भी, चिकित्सीय परीक्षण के लिए भी, ये इसमें नहीं है, कोई और जजमेंट था उसमें हेल्ड हुआ था, बट वो भी इसी लाइन का है। चिकित्सीय परीक्षण के लिए भी सेक्शन 53 या 53A सीआरपीसी में विवश किया जाए तो वो विवश करना जो है वो अनुच्छेद 20 के खंड 3 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में प्रोटेक्टेड नहीं है। जगमाला राम बनाम राजस्थान राज्य 1982 राजस्थान हाईकोर्ट, आशीष माइक ऑफ रखना भैया अपना। क्या हेल्ड किया गया इस जगमाला राम वाले जजमेंट में? मोबाइल मजिस्ट्रेट को दी गई संस्वीकृति को स्वैच्छिक नहीं माना गया, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर या यातायात पुलिस अधिकारी है उस संस्वीकृति को देने के समय वहां मौजूद था, और पुलिस अधिकारी के पास अभियुक्त की आणविक या अप्रत्यक्ष कस्टडी थी, तो इसलिए जो है उसको एडमिसिबल या साक्ष्य में ग्राह्य है वो नहीं माना गया।
वाई नरसिंहा मूर्ति बनाम अज्ञात अननोन 1966 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। बिना अन्वेषण प्रारंभ होने या अन्वेषण प्रारंभ होने से पहले, फिर बिना हटा दे आप, अन्वेषण प्रारंभ होने से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति में धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रक्रिया है वो लागू नहीं होती है। तो इसलिए वो क्या है, ऐसी संस्वीकृति की गई तो उसको न्यायिक संस्वीकृति भी नहीं मानी जाएगी, वो क्या मानी जाएगी, वो न्यायिकेतर संस्वीकृति मानी जाएगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा। वो जिस तरीके से एक वो सामान्य व्यक्ति को किए गए संस्वीकृति का प्रभाव होता है, वैसा ही मजिस्ट्रेट को की गई संस्वीकृति का होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले। देन सेक्शन 28, confession made after removal of the impression caused by the inducement, threaten or promise under section 24, that confessional statement is relevant. After removal of the impression, after removal of the influence of the inducement, threaten or promise, if any confessional statement is made, that confessional statement is relevant under section 28. If such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has, in the opinion of the court, been fully removed, that confessional statement is relevant because that is considered the voluntary confession. हिंदी में आप देखेंगे धारा 28, इसके टाइटल या हेडिंग से कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में वो आ सकता है। उत्प्रेरणा या धमकी या वचन से पैदा हुए मन के प्रभाव के दूर हो जाने के बाद यदि कोई संस्वीकृति की जाए तो वो क्या होगी, वो सुसंगत होगी। और जो धमकी, जो उत्प्रेरणा और वचन जो धारा 24 में कवर हो रहा है, उसके प्रभाव में यदि संस्वीकृति की गई तो 24 कहता है कि वो विसंगत है, इररेलेवेंट है। यदि ऐसी कोई संस्वीकृति जो धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर, मींस अभियुक्त के मन पर जो प्रभाव था उस धमकी का, उस वो उत्प्रेरणा का, उस वचन का, वो पूर्ण रूप से दूर हो जाने के बाद, उसका प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद यदि कोई संस्वीकृति का कथन किया जाए तो वो क्या होगा, वो सुसंगत होगा, वो साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है अभियुक्त के विरुद्ध, वो इररेलेवेंट है, वो नहीं होगा और वो एडमिसिबल इन एविडेंस। बट उसके मन पर उस धमकी का जो प्रभाव था, उत्प्रेरणा का प्रभाव था, वचन का जो प्रभाव था, उस प्रभाव को पूर्ण रूप से दूर होने के बाद, पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद यदि कोई संस्वीकृति का कथन किया गया तो उसका क्या प्रभाव होगा, वो संस्वीकृति सुसंगत होगी धारा 28 के अंतर्गत। सुसंगत होगी इट मींस उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग लिया जा सकता है अभियुक्त के विरुद्ध। नेक्स्ट, नहीं, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन इस बात के लिए, कोर्ट इस बात के बारे में सेटिस्फाई हो जाए कि जो इंप्रेशन था दैट हैज बीन फुल्ली रिमूव्ड, यस, तो देन कोर्ट का इस बात के बारे में सेटिस्फाई होना जरूरी है। कोर्ट इससे सेटिस्फाई हो गया तो फिर लॉ के प्रोविजन से कोर्ट बाउंड होगा, दैट कन्फेशनल स्टेटमेंट इज रेलेवेंट। संतुष्ट होना या नहीं होना ये कोर्ट के सामने जो मटेरियल पेश किया जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। देन सेक्शन 29, कन्फेशन अदरवाइज नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ द प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी एटसेट्रा। इफ द कन्फेशनल स्टेटमेंट which is otherwise relevant, it means not fall under section 24, 25 and 26. That confessional statement is not becomes irrelevant by reason of the that obtained by the promise of secrecy, intoxication, without giving the warning, obtained in an answer of a question, etc. That confessional statement is relevant as per the section 29 of the Evidence Act. If such a confession is otherwise relevant means that is not hit by the section 24, 25 and 26. It does not become the
irrelevant merely because of it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of the obtaining it, then he was drunk at the time of the making the confessional statement. Then fourth, it was made in the answer to the question which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, the oral questions, the written questions, etc. And the last one, he was not warned that he was not bound to make the such confession. By the reason of these 5 factors, that confessional statement not becomes the irrelevant. It means such confessional statement is considered the relevant and the evidence of it might be given against the accused. यदि कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो 24, 25 एंड 26 से हिट नहीं हो रहा है, वो न थ्रेटन, इंड्यूसमेंट और प्रोमिस में किया गया है जैसा 24 में दे रखा है, पर्सन इन ऑथोरिटी के द्वारा दिए गए, उसमें न पुलिस ऑफिसर को दिया गया है न पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में, इस तीनों परिस्थितियों से भिन्न है वो, और वो यदि गुप्त रखने के वचन पर प्राप्त किया गया है या उसके साथ कोई धोखा किया गया है, प्रवंचना की गई है, धोखा करके प्राप्त किया गया है, या वो जब नशे में था या मत्ता की स्थिति में था, ड्रंक पोजीशन में था, इंटॉक्सिकेशन में था, उस समय प्राप्त किया गया उससे, या किसी प्रश्न के उत्तर में प्राप्त किया जिस प्रश्न का उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, या उसको बिना ये वार्निंग या चेतावनी दिए कि आप ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट करने के लिए बाउंड नहीं हो, यदि इन 5 में से किसी भी तरीके से समस्वीकृति का कथन प्राप्त किया गया है और वो अदरवाइज रेलेवेंट है, वो 24, 25 और 26 में नहीं कवर होता है, तो वो 29 में भी रेलेवेंट होगा। इन 5 परिस्थितियों में लेने के कारण वो इररेलेवेंट नहीं होगा। इट मींस वो रेलेवेंट है और वो अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग लिया जा सकता है। डिफरेंस है, यस 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 यस, वो आगे पढ़ेंगे भी अपन। वहां जो है वो एक्सप्रेस कंडीशन पे यदि एडमिशन का स्टेटमेंट दिया जाए तो वो इररेलेवेंट है, बट यहाँ प्रोमिस ऑफ सीक्रेसी में या डिसिप्शन में ऑब्टेन किया है तो वो रेलेवेंट है 29। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंगाड़ा सिंह 1964 सुप्रीम कोर्ट is the important judgment in respect of the section 29. Court held that section 29 applies to only the extrajudicial confession, not applies on judicial confession, because there is the mandatory requirement, there is the mandate on the part of the magistrate. He must warn to the accused, you are not bound to making the confessional statement, and if made can be used against you as a evidence. But in this he was not warned that he was not bound to make the such confession, etc. It means that this provision is not applicable in case of the judicial confession. 29 is concerned to the only to the extrajudicial confession. इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। Section 29 of Evidence Act is concerned to the only extrajudicial confession, only judicial confession, both extrajudicial and judicial confession, none of the above or all of the above. The right option is only extrajudicial confession as per the finding of the state of UP versus Singada Singh judgment. R versus Maqsood Ali or the Resina versus Maqsood Ali 1966 QB Queen match. Confession obtained by the deception when parting a person standing out will be relevant. धोखे से प्राप्त किया है, लोग है वो अक्यूज पार्टी कर रहे थे अंदर और पार्टी के दौरान कुछ बातचीत कर रहे थे, बाहर लोगों ने खड़े रह के वो धोखे से उसको रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा है वो डिसेप्शन से ऑब्टेन किया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो रेलेवेंट है 29 में और वो एविडेंस में यूज किया जा सकता है। हिंदी में आप देखेंगे धारा 29, अन्यथा सुसंगत समस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत नहीं होना। इट मीन्स सुसंगत होगा वो, यदि ऐसी समस्वीकृति जो अन्यथा सुसंगत है, अन्यथा सुसंगत है इसका मतलब वो धारा 24 में कवर नहीं होती है, धारा 25 में कवर नहीं होती है और धारा 26 में नहीं है, इनसे अदर देन, तो वो केवल इसलिए कि वो गुप्त रखने के वचन के अधीन या
उसको अभिप्राप्त करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति से कोई प्रवंचना की गई हो, कोई धोखा किया गया हो, धोखे से प्राप्त है वो। तीसरा, जब वो मत था, मतता की दशा में था, इंटॉक्सिकेशन में था या ड्रंक था, उस समय प्राप्त की है। या ये समस्वीकृति का जो कथन है ऐसे प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त की गई है जिनका उत्तर देना है वो उसके लिए आज्ञापक नहीं था, आवश्यक नहीं था, चाहे प्रश्न की प्रकृति कैसी भी रही हो। वो प्रश्न है वो मौखिक था या लिखित था, तो ऐसे भी प्राप्त किए। और फिफ्थ जो सर्कमस्टांसेस है कि उसे चेतावनी नहीं दी गई थी ऐसा समस्वीकृति का कथन करने से पहले कि आप समस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं हो। इन 5 में से किसी भी परिस्थिति में यदि समस्वीकृति का कथन प्राप्त किया गया है और वो अन्यथा सुसंगत है, धारा 24 में फॉल नहीं होता है, 25 में नहीं होता है, 26 में नहीं होता है, तो धारा 29 कहती है कि ऐसी जो समस्वीकृति है उसका अक्यूज के विरुद्ध साक्ष्य दिया जा सकता है और ये विसंगत नहीं हो जाती है। इट मींस ये क्या होगी, ये सुसंगत होगी। इन 5 परिस्थितियों में होते हुए भी वो क्या होगी, वो रेलेवेंट मानी जाएगी। इन 5 परिस्थितियों में प्राप्त करने के कारण वो इररेलेवेंट नहीं बन जाएगी, वो रेलेवेंट ही रहेगी। चाहे वो गुप्त रखने के वचन पर प्राप्त की है, चाहे धोखे से प्राप्त की है, चाहे मत्ता के दौरान प्राप्त की है, चाहे प्रश्न के उत्तर में प्राप्त की है जिसका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, चाहे उसको बिना चेतावनी दिए कि आप समस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं हो। इन 5 में से किसी भी परिस्थिति में प्राप्त की है और वो धारा 24, 25 और 26 मींस पुलिस अधिकारी को नहीं की गई है और प्राधिकारवान व्यक्ति की धमकी, उत्प्रेरणा और वचन के परिणाम स्वरूप नहीं है, तो ऐसी समस्वीकृति क्या होगी, धारा 29 के अंतर्गत सुसंगत होगी और उसका साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध दिया जा सकता है। स्टेट ऑफ यूपी बनाम सिंगाड़ा सिंह 1964 सुप्रीम कोर्ट, क्या अभी निर्धारित किया गया इस जजमेंट के अंदर, धारा 29 जो है वो केवल न्यायिकेतर समस्वीकृति में ही लागू होती है। न्यायिक समस्वीकृति में, जुडिशियल कन्फेशन में न तो धोखे से प्राप्त कर सकते, इंटॉक्सिकेशन में मजिस्ट्रेट मना कर देगा उसको वो रिकॉर्ड करने से ही, वार्निंग उसको देना मजिस्ट्रेट के पार्ट पे है वो मैंडेटरी है, मजिस्ट्रेट कभी भी गुप्त रखने के वचन पे प्राप्त नहीं करेगा और प्रश्न के उत्तर में भी प्राप्त नहीं करेगा। उसको पहले बताएगा भैया आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये एविडेंस में आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। इसलिए ये धारा 29 जो है वो न्यायिक समस्वीकृति में लागू नहीं होगी, ये केवल न्यायिकेतर जो समस्वीकृति है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, उसमें ही 29 है वो लागू होगा। और दूसरा जो जजमेंट है आर बनाम मकसूद अली 1996 QB 66 है शायद 1966 QB, इसमें कहा कि साहब प्रवंचना या धोखे से प्राप्त की गई समस्वीकृति भी क्या है, सुसंगत है। जब अभियुक्तगण है वो पार्टी कर रहे थे और धोखे से है वो बाहर खड़े रहकर उसके वो कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर दिया, तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रेलेवेंट है, वो माना गया है। ईयर है 1966। क्वीन बेंच, ये इंग्लैंड का केस लॉ है, अपन इंग्लैंड के भी तो पढ़ते हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ तो बाद के जजमेंट भी देखते हैं। यस, चर्च में किसके सामने, उस पादरी के सामने वगैरह नहीं, वो प्राधिकारवान व्यक्ति नहीं है, उस चर्च का जो भी पुजारी है या पादरी है, जो कुछ भी कहते हैं उसको, वो अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जो है वो रेलेवेंट माना जाएगा। वो क्या होगा, वो सुसंगत है, वो 24 से हिट नहीं होगा। हाँ, कोई चेला जो है वो गुरु जो है वो उसको कहता है कि भैया तुम कर लो आगे, आपको सर्वलोक में फायदा मिलेगा, इसका समस्वीकृति में मोक्ष हो जाएगा आपका वगैरह ऐसा कुछ, और उस प्रलोभन में आके किया जाए तो वो धारा 24 में फॉल नहीं होगा, क्योंकि वो उस कार्रवाई को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है वो गुरु। इसलिए हाँ, इसलिए वो क्या है, वो सुसंगत है, वो रेलेवेंट माना जाएगा और वो 24 में कवर नहीं होगा। 29 में भी कोई लालच वाली बात आई क्या इसमें? 29 का मतलब ये है कि जैसे 24, 25 और 26 के अलावा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कन्फेशन, ऐसा इसका इंटरप्रिटेशन मान सकते हैं? इसका इंटरप्रिटेशन भाई जो एक्सप्रेस रूप से इररेलेवेंट है तो वो तो कवर ही नहीं होंगे,
यदि पुलिस अधिकारी को चाहे आप धोखे से उन्होंने लिया हो, चाहे नशे में लिया है, उसके बावजूद भी वो 25 से 8 होगा, वो साक्ष्य में स्वीकार है, वो नहीं किया जाएगा। यस यस। हाँ जी, 29 में क्या नहीं लिखा हुआ है? जहां कन्फेशन आ रहा है वो किस में लागू होगा? क्रिमिनल केसेस में। जहां कन्फेशन वर्ड है वो क्रिमिनल केस में ही लागू। ये 24 से लेके और 30 तक के सारे प्रोविजन क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड। धारा 24 से लेके और 30 तक के जो प्रावधान है ये सारे आपराधिक मामलों में लागू होंगे। हैं? आर वर्सेस मकसूद अली होगा, रेजिना भी इसको कह सकते हैं आप। नहीं, वो एम्परर वगैरह के स्थान पे यूज लिया जाता है रेजिना या आर, लाइक हाँ, ये इंग्लिश केस लॉ है एक्चुअली। हाँ है तो ये सार्वजनिक साक्ष्य, बट ये कमजोर प्रकृति का साक्ष्य माना जाता है और इसकी संपुष्टि अन्य साक्ष्य से होनी चाहिए। तो सर कितना एडमिसिबल होगा ये उसकी बाकी मामले की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। हाँ, वो ट्रू एंड रिलायबल भी हो, विटनेस वगैरह उसकी रिलायबिलिटी भी है वो देखी जाएगी जो एविडेंस देने आ रहा है। कन्फेशन कन्फेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। हाँ, कन्फेशन है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, बट एक्स्ट्रा जुडिशियल है तो वो लेस रिलायबल है एक्चुअली। हाँ, जुडिशियल कन्फेशन है वो मोर रिलायबल है। केवल जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकती है, बट ओनली जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं हो सकती, उसको अदर रिलायबल एविडेंस से कॉर्पोरेशन होना आवश्यक है। ये जो एमवी एक्ट वगैरह में जो होते हैं ना, एमवी एक्ट के अंतर्गत है, वो रोड पे आपने कई बार देखा होगा, चालान वगैरह करने के लिए वो चेकिंग करने के लिए जाते हैं, उनको ऑथराइज कर रखा, वो मोबाइल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। सर ये जमनालाल वर्सेस राजस्थान राज्य केस में ये सेक्शन 28 में लिखा हुआ है। हाँ, 28 में उस पर है वो, उसके मन पर पुलिस का प्रभाव था। वैसे तो उत्प्रेरणा धमकी वगैरह थी या नहीं, 26 से है एक्चुअली, वो पुलिस कस्टडी में दिया गया कंसीडर माना जाएगा, 28 नहीं, क्योंकि 28 में तो उत्प्रेरणा धमकी और वचन वो होना जरूरी था, उसका प्रभाव खत्म हो गया और उसके बाद दे रहा है तो वो रेलेवेंट है, बट ऐसी कोई बात इसमें आई नहीं थी। बट वो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ पुलिस में वो माना जाएगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर वहीं खड़ा है। जनरली आप 164 के कन्फेशनल स्टेटमेंट है, पुलिस की कस्टडी से उसको फ्री करवा दिया जाता है उस टाइम। हाँ, वो कोर्ट में उसको है वो बिठाया जाता है, और कुछ समय बिठाने के बाद जो है वो घंटा 2 घंटा या आधा घंटा जितना भी कोर्ट सफिशिएंट समझता है, उसके बाद है वो उससे वो जनरल कुछ पूछताछ करते हैं कि भैया किसी के दबाव धमकी वगैरह में तो नहीं देने आए हो ना, और उसके बाद है वो लेखबद्ध करना शुरू करते हैं, और उसमें भी ये नोट लगाते हैं कि उससे पूछा गया कि आप किसी व्यक्ति के वो धमकी या दबाव वगैरह में तो नहीं दे रहे हो, और उसने जाहिर किया कि वो किसी के वो धमकी या दबाव में नहीं दे रहा है। उसके बाद है वो रिकॉर्ड करना है वो स्टार्ट करते हैं, और जब तक उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तब तक नो एंट्री रहती है किसी की भी, कोर्ट स्टाफ के अलावा कोई एडवोकेट या पार्टी भी एंटर नहीं होती उसमें। यस, आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न बचे हुए 30 बच गया, और कुछ कम वो डिफरेंस बच गए एडमिशन और कन्फेशन के, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद 32 हट सकता है वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, संडे टेस्ट अपन एविडेंस का भी ले सकते हैं, क्योंकि पहला टेस्ट हमने 31 तक का बना रखा है। हाँ, 1 to 31 ले लेंगे, कभी भी ले लेंगे, ये अभी ताज़ा ताज़ा पड़ा हुआ है ना, तो थोड़ा हाँ